हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, मैं आपका स्काई सर एक बार दोबारा से हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेकर एक बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में डील करने वाले हैं। एक तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स, दैट इज मस्कुलर सिस्टम के बारे में, एंड दूसरा स्केलेटन सिस्टम के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मसल्स के बारे में, देन हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। मतलब एक बात याद रखो कि पहले तो हम बॉडी सूडी बनाएंगे बढ़िया मसल्स, और उसके बाद मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने वाला हूं। ठीक है जी, तो चलिए दोस्त कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले एनसीईआरटी माता ने एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन लिखी कि मूवमेंट जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। अब अपने पास दो टर्म होती है, एक टर्म को अपन बोलते हैं लोकोमोशन एंड एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं मूवमेंट। सवाल था, सर क्या आप बताओगे कि लोकोमोशन को हम कैसे डिफाइन करें एंड मूवमेंट को कैसे डिफाइन करें? बच्चे, जब भी कोई पूछे लोकोमोशन का मतलब क्या था, तो मैं कहूंगा जब बॉडी की लोकेशन या बॉडी के प्लेस में चेंज हो, मतलब जगह बदल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? लोकोमोशन। लेकिन अगर एक ही जगह फिक्स है, लेकिन हमने क्या काम किया? बॉडी की पोजीशन और बॉडी के पोस्चर को बदल दिया। मैंने पहले ऐसे खड़ा था, अब थोड़ा ऐसा हो गया, पहले हाथ ऐसे था, अब हाथ ऐसे हो गया। तो बॉडी की पोजीशन और पोस्चर बदल गई किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको अपन बोलते हैं मूवमेंट। अब बड़ी खूबसूरत सी लाइन एनसीईआरटी ने लिखी। एनसीईआरटी कहती है कि लोकोमोशन ऑलवेज मूवमेंट होता है, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो इसीलिए मैंने इसको समराइज फॉर्म में कर दिया। लोकोमोशन ऑलवेज मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट ऑलवेज लोकोमोशन नहीं है। सवाल था, सर धरती पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बिल्कुल है, तो अब बताइए ना, उनमें कौन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है? बच्चे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया बनते हैं। ये स्यूडोपोडिया जो अपने पास है, स्यूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब लेग्स, ये जो फॉल्स लेग्स है इनका फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होता है, और इसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल अपने पास है अमीबा। कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए सीलिया होते हैं, और इसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल अपने पास है पैरामीशियम। कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें फ्लैजिला की हेल्प से लोकोमोशन होते हैं, और उसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल अपने पास है यूग्लिना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें टेंटाकल्स की हेल्प से लोकोमोशन होता है, और उसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल अपने पास है हाइड्रा। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से लोकोमोशन होता है, और उसका सबसे फेमस एग्जांपल है वो है ह्यूमन बीइंग। मतलब हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सवाल था, सर आपने बोला कि ह्यूमन बीइंग में जो लोकोमोशन होता है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से होता है। हमने कहा ठीक बात है। क्या ह्यूमन बीइंग की बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स होगी, क्या ह्यूमन बीइंग की बॉडी की सेल्स भी मूवमेंट करती है या उनके थ्रू मूवमेंट होता है? हमने कहा भैया बिल्कुल होता है। तो वो क्या मसल से ही होता है? नहीं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कुछ सेल ऐसी है जिनमें स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है। जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल हुआ, मोनोसाइट हुआ, वो स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन करती है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक फैलोपियन ट्यूब वाला जो रीजन था, वहां पे सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं सीलियरी लोकोमोशन। एंड हमारे हाथ पैर, दैट इज लिम्स में, हमारी टंग में, ये जो अपने पास लोकोमोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है मसल्स के थ्रू। मतलब हम यहां बात तो केवल किसके बारे में करने वाले? मसल्स के बारे में करने वाले। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं। किसके बारे में? मसल्स के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मसल्स का ओरिजिन कैसे हुआ। बेटा, मसल्स जो थी बॉडी की, उनका ओरिजिन हुआ वो हुआ मीजोडर्म से। लेकिन ध्यान रखना, हमारी बॉडी की सारी मसल्स मीजोडर्मल ओरिजिन वाली नहीं है। मतलब शरीर में कुछ ऐसी मसल्स भी है जिनका ओरिजिन जो होता है वो किससे होता है? एक्टोडर्म से। और उनके दो बड़े फेमस एग्जाम्पल अपने पास है, पहला आइरिस एंड दूसरा सीलियरी बॉडी मसल्स। बेटा, आइरिस एंड सीलियरी बॉडी की ये मसल्स है, ये दोनों की दोनों किसके पार्ट है? हमने बोला ये दोनों की दोनों आईज के पार्ट है। और आईज में जो आइरिस एंड सीलियरी बॉडी होता है, उनमें जो मसल्स होती है उनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से। मतलब सवाल आपसे पूछेगा कि ऑल मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, तो आप कहोगे नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ऑलमोस्ट ऑल मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, आप कहोगे हाँ, सही स्टेटमेंट है। चले भैया अपन आगे। सवाल था, सर
आप ये बताइए मसल्स जो है, ये मसल्स बॉडी के वेट में कितना कंट्रीब्यूट करती है? तो हमारी एनसीईआरटी माता की बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि बॉडी के वेट में अबाउट 40 to 50% कंट्रीब्यूशन वो किसका होता है? मसल्स का होता है। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट क्या है? मसल्स है। सवाल था सर अगर हमसे कोई पूछे कि मसल्स के यूनिक कैरेक्टर्स और मैं पूछूं मसल्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, तो बेटा जब भी मसल्स के बारे में पूछे तो मसल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अपने पास है 4। सबसे पहले मसल्स जो है वो न्यूरॉन की तरह एक्साइटेबल सेल है, मतलब ये भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दे सकती है। दूसरी बात, न्यूरॉन की तरह कैसी थी? एक्साइटेबल सेल। तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, हमारी बॉडी में 2 एक्साइटेबल सेल है, एक तो न्यूरॉन एंड दूसरी मसल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, मतलब जब हम फोर्स लगाएंगे तो इनका साइज क्या हो जाएगा? छोटा, इसीलिए मैंने लिखा फोर्सफुली शॉर्टन। नेक्स्ट, तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब मसल्स जो होती है उनमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमने बोला ये इसमें क्या शो कर रहा है? एक्सटेंसिबिलिटी। नेक्स्ट, चौथा अपने पास है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब कि मसल्स जो थी वो दोबारा से अपनी नॉर्मल ओरिजिनल स्टेज में आ सकती है, और इसी को हमने बोला इलास्टिसिटी। तो मसल्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए? 4। उसमें अपने पास एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है एंड इलास्टिसिटी है। सवाल था सर आप ये बताइए मसल्स है कितने टाइप की होती है? बेटा मसल्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे 3 टाइप में क्लासिफाइड किया है। 3 टाइप में क्लासिफाइड किया है। चले भैया, हमने बोला मसल्स कितने टाइप की है? 3 टाइप। किस बेसिस पे? लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे मसल्स का क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। और मसल्स जो थी वो लोकेशन के बेसिस पे अपने पास कितने टाइप की है? 3 टाइप की। सबसे पहली स्केलेटल मसल्स, दूसरी स्मूथ मसल्स एंड तीसरी कार्डियक मसल्स। ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सवाल था सर इनमें क्या डिफरेंस था? बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इमेज एनसीईआरटी का ही डायग्राम हमने लिया है, ये स्केलेटल मसल का डायग्राम है। दूसरे वाला जो था ये स्मूथ मसल का डायग्राम है, एंड तीसरे वाला जो था ये कार्डियक मसल और हार्ट मसल का डायग्राम है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल वो थी जिसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? सिलेंड्रिकल। स्मूथ मसल वो थी जिसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? वो थी फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म का मतलब अगर एक मसल फाइबर को निकाल के देखोगे तो उसके दोनों एंड्स है, बोथ एंड्स आर टेपर, और मैं कहूं नैरो, ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूसीफॉर्म। एंड तीसरी मेरे पास थी कार्डियक मसल, जो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर शो करती है। मतलब सिलेंड्रिकल ही तो कार्डियक मसल है और सिलेंड्रिकल ही स्केलेटल मसल्स है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो बेटा अनब्रांच्ड होती है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। क्या होती है? अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, दैट इज अपने पास है सिनसाइशियल। कैसी है बेटा? सिनसाइशियल। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट, स्मूथ मसल में केवल एक न्यूक्लियस होता है। केवल कैसा होता है? एक न्यूक्लियस, और कैसी होती है? अनब्रांच्ड। लेकिन कार्डियक मसल्स ऐसी थी जो ब्रांच्ड भी है एंड न्यूक्लियस भी कितना होता है? 1, मतलब वो ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। सवाल था सर ये बात तो पता चला, सबसे पहली वाली में कई सारे न्यूक्लियस, दूसरी में एक न्यूक्लियस, तीसरी में एक न्यूक्लियस। अब बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस? बेटा स्केलेटल मसल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने बोला पेरिफेरल न्यूक्लियस। जबकि स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल में न्यूक्लियस जो होता है वो मसल सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, इसलिए हमने लिखा सेंट्रल न्यूक्लियस। क्या लिखा? सेंट्रल न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स में, इसी पैटर्न में आगे। सबसे पहले जब स्केलेटल मसल्स में हमने देखा तो ये देखा कि स्केलेटल मसल्स में अल्टरनेटिव ऑर्डर में लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। लाइट बैंड का मतलब अपने पास हुआ आई बैंड, एंड डार्क बैंड जो है उस डार्क बैंड का मतलब हुआ ए बैंड। तो लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है। कौन सी मसल में? स्केलेटल मसल्स में। लेकिन ध्यान रखना स्मूथ मसल में कोई भी बैंड प्रेजेंट नहीं होता, मतलब लाइट एंड डार्क बैंड्स दोनों के दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट।
फिर जब हमने स्केलेटल मसल्स के बाद यही बैंड हमने दिखाई दिए, वो किस में दिखाई दिए? वो दिखाई दिए बेटा अपने पास कार्डियक मसल्स में। हार्ट मसल में भी स्केलेटल मसल्स की तरह ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट थे, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट थे। चले भैया अपन आगे। नेक्स्ट अगला करेक्टर था यार, हमने बात किया नेचर ऑफ रेगुलेशन के बारे में। तो ध्यान रखना स्केलेटल मसल्स वो थी जो एनिमल के खुद के कंट्रोल में होती है, इसलिए उन्हें बोला वॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल वो थी जो एनिमल के खुद के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए उन्हें बोला इनवॉलेंट्री मसल्स। और हार्ट मसल्स भी एनिमल के खुद के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए वो भी क्या थी? इनवॉलेंट्री मसल्स थी। तो रिजल्ट तो ये निकल के आया मेरे दोस्त कि स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल दोनों स्ट्रक्चर में क्या होती है? सेम सेम। दोनों स्ट्रक्चर में क्या होती है? सेम सेम, लेकिन रेगुलेशन का तरीका दोनों का अलग अलग, एक एनिमल के कंट्रोल में होती है और एक एनिमल के कंट्रोल में नहीं होती। तो मैं ये कह दूं कि कार्डियक मसल्स स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। वो किसके सिमिलर होती है? आप कहोगे स्केलेटल मसल्स के। लेकिन फंक्शनली किसके सिमिलर होती है? आप कहोगे स्मूथ मसल्स के। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा, यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटरकलेक्टेड डिस्क। एग्जैक्टली में इस डायग्राम में इस कार्डियक मसल में ये डार्क जो बैंड दिखाई दे रहा है, ये अपने पास है इंटरकलेक्टेड डिस्क। और इसका फॉर्मेशन होता है जब दो एडजेसेंट कार्डियक मसल्स की सेल मेम्ब्रेन कुछ एक प्लेसेस पे एक दूसरे से क्या हो जाती है? फ्यूज। तो फॉर्मेशन करती है किसका? इंटरकलेक्टेड डिस्क का। ये इंटरकलेक्टेड डिस्क एक कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह। और इंटरकलेक्टेड डिस्क केवल और केवल कौन सी मसल्स में? कार्डियक मसल्स में। मतलब स्केलेटल मसल्स में इंटरकलेक्टेड डिस्क एब्सेंट, स्मूथ मसल में इंटरकलेक्टेड डिस्क एब्सेंट, लेकिन कार्डियक मसल्स में इंटरकलेक्टेड डिस्क क्या होती है? प्रेजेंट। अब सवाल था सर हमने टिश्यू में सेल जंक्शन पढ़े थे, अब बताइए ना कि टिश्यू में जब सेल जंक्शन पढ़े थे तो हमने ये बोला था कि बॉडी में सभी टाइप्स के सब टिश्यूज हैं उनमें सेल जंक्शन दिखाई देते हैं। क्या मसल्स में सेल जंक्शन है? हम कहेंगे हाँ, लेकिन सारी मसल्स में सेल जंक्शन नहीं होते। स्केलेटल मसल वो थी जिनमें सेल जंक्शन क्या थे? एब्सेंट। लेकिन स्मूथ मसल्स में सेल जंक्शन प्रेजेंट एंड कार्डियक मसल में भी सेल जंक्शन प्रेजेंट। अगर कहे कि सबसे ज्यादा सेल जंक्शन कौन सी मसल में, तो आप कहोगे कार्डियक मसल में सेल जंक्शन सबसे ज्यादा, दैट इज मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स जो होती है फैटिग मसल्स है, मतलब इनमें हमें थकान फील होती है। स्मूथ मसल्स जो अपने पास है ये नॉन फैटिग मसल है, मतलब इनमें हमें थकान फील नहीं होती। एंड कार्डियक मसल जो है वो भी नॉन फैटिग मसल्स है, दैट इज नेवर फैटिग मसल्स है, जो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी करती है एंड उनमें थकान भी फील नहीं होती। नेक्स्ट सवाल था सर क्या आप स्केलेटल मसल्स के कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। हम बात करें तो हमारे हाथ और पैरों की मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की मसल्स, फेशियल मसल्स, एब्डोमेन की वॉल की मसल्स, वो सारी किस में आती है? स्केलेटल मसल्स में आती है। हमने बोला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की मसल, फैलोपियन ट्यूब की वॉल की मसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल की मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स, सीलियरी बॉडी की मसल्स, आयरिस की मसल्स, ये सारी की सारी कैसी है? स्मूथ मसल्स है। जब भी पूछे कार्डियक मसल्स, हमने बोला केवल और केवल हार्ट में मिलती है, तो हार्ट मसल किसका एग्जांपल? कार्डियक मसल्स का। चले भैया अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की बात शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से देखना। सवाल था सर अब बताइए अगर हमसे कोई पूछे स्ट्रक्चर ऑफ मसल के बारे में, तो बेटा हमारी एनसीईआरटी ने जो स्ट्रक्चर ऑफ मसल डिस्कस कर रखी है वो एग्जैक्टली में स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। किसको स्टडी किया है? किसको एक्सप्लेन किया है? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स को। तो बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए ये किसी पर्सन की बाइसेप है, हमने इस बाइसेप वाली मसल का सेक्शन लिया और इस सेक्शन को लेकर बड़ा करके देखा। जब बड़ा करके देखा तो हमने देखा कि इस मसल में सबसे बाहर की तरफ की जो कवरिंग थी वो थी एपिमाइसियम। क्या थी? एपिमाइसियम। और इस एपिमाइसियम के अंदर आपको ये बहुत सारे व्हाइट कलर के सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। ये एक जो सर्कल है उसे बोलते हैं फेसिकल या कहूं फेसिक्यूलस। फेसिकल या फेसिक्यूलस। जब भी कोई कहे कि सर ये फेसिकल और फेसिक्यूलस है क्या, तो मैं कह दूं कि बंडल ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर का मतलब मसल सेल, उसी क्या बोलते हैं? फेसिकल। तो फेसिकल को क्या बोलते हैं? हमने बोला ये अपने पास है बंडल ऑफ मसल फाइबर्स।
मसल फाइबर्स के बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। तो मैं ये कह दूं कि यहां पे एक फेसिकल की कई सारे, हमने कहा कई सारे फेसिकल, तो ये मेरे पास क्या हुआ? ये मेरे पास हुआ बंडल ऑफ फेसिकल। और बंडल ऑफ फेसिकल के चारों तरफ ये येलो रंग की कवरिंग दिखाई दे रही है, जिसको बोल दिया एपिमाइसियम। तो जब भी पूछे एपिमाइसियम क्या है, तो आप कहोगे कवरिंग ऑफ बंडल ऑफ फेसिकल, उसको क्या बोलते हैं? एपिमाइसियम। हमने क्या काम किया? इस एक बंडल को पकड़ के बाहर खींचा। अरे हाँ कि ना? जब एक फेसिकल को पकड़ के बाहर खींचा तो क्या देखा कि इस फेसिकल के बाहर की साइड भी कवरिंग थी, और उस कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। अरे फेसिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। और फेसिकल क्या है? बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, उसको क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। तो जब भी पूछे पेरीमाइसियम क्या है, तो आप कहोगे कवरिंग ऑफ फेसिकल, या मैं कह दूं कवरिंग ऑफ बंडल ऑफ मसल फाइबर को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। नेक्स्ट, हमने इस पेरीमाइसियम के अंदर ये अपने पास खूब सारी दिखाई दे रही है ब्लू ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। हमने एक ब्लू कलर की स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के देखा, ये एक ब्लू कलर की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली में मेरे पास बाहर निकाल के देखा, तो ये मेरे पास है एक मसल फाइबर, और मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलते हैं बेटा सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। हमने यहां पे देखा कि हर एक ब्लू कलर का एक मसल फाइबर है, और उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल फाइबर और मसल सेल, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। लेकिन हर एक मसल फाइबर की चारों तरफ ये रेड कलर वाली कवरिंग है कि नहीं है? इस रेड कलर वाली कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो जब भी कोई कहे कि व्हाट इज एंडोमाइसियम, तो आप कहोगे कवरिंग ऑफ ए मसल फाइबर। मसल फाइबर की कवरिंग जो थी उसको क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। और जब भी पूछे व्हाट इज सार्कोलेमा, तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए मसल फाइबर, वो अपने पास क्या थी? सार्कोलेमा। तो अब हम कहानी यहीं से शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हम यहां से एक मसल फाइबर और एक मसल सेल को निकालते हैं, और फिर पता करते हैं कि वो मसल सेल अंदर से कैसी बनी हुई है, और अंदर से उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आपसे स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल सेल के बारे में। बड़े ध्यान से देखना, हमने ये एक मसल सेल बाहर निकाल ली। हमने क्या बताया आपसे? वन बाय वन करके बात करता हूं। हमने बोला था कि एक मसल सेल जो है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। तो जब भी कोई पूछे सार्कोलेमा क्या है, तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल और मसल फाइबर, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। हमने देखा इसके अंदर ये येलो कलर का खूब सारा मटेरियल भरा हुआ है। ये येलो कलर का जो खूब सारा मटेरियल भरा हुआ है, एग्जैक्टली में इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोप्लाज्म। तो जब भी कोई कहे कि व्हाट इज सार्कोप्लाज्म, तो आप कहोगे कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म क्या है? मसल सेल का साइटोप्लाज्म। हमने यहां पे देखा कि ये सार्कोलेमा कुछ एक जगह पे इनफोल्ड हो गई, और इन फोल्डिंग की वजह से जो उसने ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाई, उसी को हमने बोल दिया ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल। तो जब भी पूछे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और टी ट्यूब्यूल किस वजह से बना, तो आप कहोगे सार्कोलेमा की इनफोल्डिंग की वजह से बना। और ये टी ट्यूब्यूल काम क्या करता है बेटा? जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का इंपल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल को लेके जाता है कहां पे? सार्कोप्लाज्म में। तो ये मैं कह दूं कि हेल्प करता है, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इनटू द सार्कोप्लाज्म। कौन काम करता है? टी ट्यूब्यूल्स। हमने यहां पे देखा कि यहां पे अपने को दिखाई दे रही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली रही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जैक्टली में मसल सेल में प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरे होते हैं कैल्शियम आयंस। क्या भरे होते हैं? कैल्शियम आयन। तो जब भी पूछे कि बताओ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम, आप कहोगे कैल्शियम आयंस को स्टोर करना। चले भैया नेक्स्ट, आपको पता है कि जैसे हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ऐसे ही मसल्स के अंदर भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो ये रेड वाला मेरे पास क्या है? मायोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। चले, हमने यहां पे देखा ये ब्लू कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास है सार्कोसोम या सार्कोजोम्स। ये सार्कोजोम्स जो अपने पास है, ये एग्जैक्टली में मसल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उन माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सार्कोसोम। चले भैया, हमने एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने बोला था स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड उसके न्यूक्लियस कहां होते हैं? पेरिफेरल पार्ट में। अब देखो सार्कोलेमा के चारों तरफ ये एन एन करके बने हुए, एन फॉर न्यूक्लियस। एन फॉर क्या है? न्यूक्लियस। ये एग्जैक्टली में न्यूक्लियस है, और सार्कोलेमा जो होती है वो कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसलिए हमने बोला मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, और उसी को बोलते हैं सिनसाइसियल सेल,
और सिंसाइशियल फाइबर। कौन? स्केलेटल मसल। चले, एक चीज हमने देखा यार, ये पीले रंग का क्या था? सार्कोप्लाज्म था। और इस सेल के सेंटर में ये रेड कलर के आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली में मायोफाइब्रिल। ध्यान रखना, मसल सेल को बोलते हैं मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर होते मायोफाइब्रिल। बहुत सारे रोड शेप्ड मायोफाइब्रिल्स जो थे वो मसल सेल के और मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो एक दूसरे के पैरेलल ऑर्डर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो जब भी पूछे कि मायोफाइब्रिल्स का पाया जाना मसल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप कहोगे यस, मायोफाइब्रिल्स, प्रेजेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल सेल। ये बात ध्यान रखनी है। सवाल था गुरुजी ये बताओ, एक मायोफाइब्रिल को निकाल के हम देखें तो ये मायोफाइब्रिल बना किससे है? मैं कहूंगा भाई ये मायोफाइब्रिल जो है ये एग्जैक्टली में दो टाइप की फिलामेंट से बना है। एक को बोलते हैं थिन फिलामेंट और एक को बोलते हैं थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट बोले तो एक्टिन वाला, और थिक फिलामेंट बोले तो मायोसिन वाला। उन्हीं से बना है कौन? मायोफाइब्रिल। तो चलिए दोस्त, हम कहानी यही करते हैं कि हम स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल देखते हैं। तो बेटा ये एनसीईआरटी माता का डायग्राम उठाया, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। जब इस डायग्राम को देखा तो पता चला कि हमने बात किया था कि मसल सेल में ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड है। तो ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा ये है लाइट बैंड, और लाइट बैंड को बोलते हैं अपन आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड। ये जो ब्लैक वाला जो हमें दिखाई दे रहा ये एग्जैक्टली में अपने पास है डार्क बैंड, और इस डार्क बैंड को अपन बोल के चलते बेटा ए बैंड। क्या बोल के चलते इसको? ए बैंड। नेक्स्ट आगे फिर अपने पास वही आ गया आई बैंड। तो हमने यही तो कहा कि जब भी एक मसल फाइबर को देखोगे तो उसमें ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। ये मेरे पास लाइट बैंड आई बैंड, ये मेरे पास आई बैंड। लाइट बैंड आई का मतलब आइसोट्रोपिक, ये मेरे पास डार्क बैंड दैट इज ए बैंड, ए का मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड। चले अपन आगे। अब हमने क्या नोटिस किया? हमने इसी पार्ट को थोड़े अच्छे तरीके से देखा। इस नीचे वाले डायग्राम में देखा, हमने क्या देखा कि इस आई बैंड के सेंटर में एक लाइन दिखाई दे रही है, और इस लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ये जेड लाइन कौन से में दिखाई दे रही है? आई बैंड में। और ये नीले वाली प्रोटीन कौन सी है? थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन प्रोटीन। तो मैं ये कह दूं कि ये आई बैंड जो होता है ये आई बैंड एक्टिन प्रोटीन और थिन फिलामेंट से बना होता है, और उन थिन फिलामेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? तो आप कहोगे जोड़ने का काम करती है जेड लाइन, जो कि एक इलास्टिक फाइबर है। जो क्या? एक इलास्टिक फाइबर है, या मैं कहूं एक इलास्टिक फाइबरस प्रोटीन से बनी है। चले अपन आगे। हमने क्या देखा? हमने देखा यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा डार्क बैंड ए बैंड है। इस डार्क बैंड को दो पार्ट में देखा। इस डार्क बैंड के दोनों किनारे तो ज्यादा डार्क थे, मैंने लिखा मोर डार्क, और सेंट्रल पार्ट जो था वो था लेस डार्क। सेंट्रल पार्ट कैसा था? लेस डार्क। किनारे तो मोर डार्क, सेंट्रल पार्ट लेस डार्क। हमने देखा किनारों को देखते हैं बेटा। जब हमने किनारों को देखा तो किनारों में क्या देखा कि किनारे वाले पार्ट तो वो थे जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। किनारों पे देखिए एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। वो कौन से थे? किनारे वाले, दैट इज मोर डार्क। लेकिन सेंट्रल पार्ट वो था जहां केवल और केवल क्या प्रेजेंट था? केवल और केवल मायोसिन प्रेजेंट था। मतलब यही तो पार्ट हुआ इसका लेस डार्क। यही तो पार्ट हुआ इसका लेस डार्क। तो ध्यान रखना, जब भी पूछे ए बैंड को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? तो आप कहोगे दोनों किनारे तो मोर डार्क दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। जबकि सेंट्रल लेस डार्क पार्ट वो था जहां पे ओनली क्या प्रेजेंट है? मायोसिन प्रेजेंट है। और उस सेंट्रल लेस डार्क पार्ट को ही अपन बोलते हैं एच जोन। और इस एच जोन में एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं अपन एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। जैसे जेड लाइन सारी की सारी एक्टिन को आपस में कनेक्ट कर रही थी, इसी तरीके से ये एम लाइन जो थी ये ए बैंड के सेंट्रल पार्ट में कनेक्ट करती है, सारी की सारी मायोसिन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। अब ध्यान से देखो, एक जेड लाइन तो ये रही और एक जेड लाइन ये रही। यस, एक जेड लाइन ये रही,
दो जेड लाइन हुई कि नहीं हुई? इन दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, उस बीच की डिस्टेंस को ही हम बोल देते हैं सार्कोमियर। तो जब भी बोले सार्कोमियर क्या है, तो आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, इसी को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और ये सार्कोमियर ही इस मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो जब भी बोले कि मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, तो आप क्या कहोगे? सार्कोमियर। सवाल एक और आया प्यारा सा, सर मान लीजिए हम इस थिन फिलामेंट को निकालें और इस थिक फिलामेंट को निकालें, और इन दोनों थिन एंड थिक फिलामेंट को निकाल के और फिर स्टडी करें, तो ये हमें कैसे दिखाई देंगे? भाई कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले थिन फिलामेंट को निकाला। जब थिन फिलामेंट को निकाला तो वो थिन फिलामेंट कुछ ऐसा दिखाई दिया। उस थिन फिलामेंट में टोटल मिला के 3 प्रकार की प्रोटीन थी। कितने प्रकार की प्रोटीन थी? 3 प्रकार की प्रोटीन हमें दिखाई दी। सवाल था सर 3 प्रकार की कौन सी? बेटा ये ग्रीन वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये तो एग्जैक्टली में मेरे पास है एफ एक्टिन। ग्रीन वाली कौन सी है बेटा अपने पास? एफ एक्टिन, दैट इज एक्टिन प्रोटीन। ये जो आपको रस्सी सी दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, ये मेरे पास कौन सी है? ये जो रस्सी सी दिखाई दे रही है ट्रोपोमायोसिन। क्या है अपने पास? ट्रोपोमायोसिन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल में ये 3-3 डब्बे से बने दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली में ट्रोपोनिन। ये अपने पास क्या है? ट्रोपोनिन। मैं 1 बाय 1 करके बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एफ एक्टिन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया? इस एफ एक्टिन के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली में एफ एक्टिन क्या है? इसको बोलते हैं एफ फॉर फिलामेंटस। एफ फॉर फिलामेंटस मतलब ये एक्टिन प्रोटीन का ही एक फिलामेंट है। क्या है? एक फिलामेंट। लेकिन एक पूरी एक्टिन प्रोटीन बनाने के लिए हमें कितनी एफ एक्टिन चाहिए? 2। कितनी चाहिए? 2। तो जब भी मैं कहूं कि एक एक्टिन प्रोटीन कितनी एफ एक्टिन से बनती है, आप कहोगे 2 एफ एक्टिन से बनती है। कितनी प्रोटीन? एक एक्टिन प्रोटीन। हाँ कि ना? अब सवाल था ये एफ एक्टिन कैसे बनी? बेटा अपने पास एग्जैक्टली में जी एक्टिन होती है, जिसको बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन। उस ग्लोबुलर एक्टिन का मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होते हैं पॉलीमराइजेशन, और उस पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है? एफ एक्टिन। पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है? एफ एक्टिन। तो जब भी कोई कहे कि एफ एक्टिन किसके पॉलीमराइजेशन से बनी, आप कहोगे जी एक्टिन, दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनी एफ एक्टिन। और 2 एफ एक्टिन मिलके क्या बनाती है? एक एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? एक एक्टिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। चलो मैं आगे नेक्स्ट। हमने क्या देखा कि एक्टिन प्रोटीन जो थे, तो 2 एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट थे, या 2 एफ एक्टिन जो थे, उन 2 एफ एक्टिन की पूरी लंबाई में प्रेजेंट होते हैं क्या? 2 फिलामेंट। किसके? ट्रोपोमायोसिन के। अरे हाँ कि ना? तो मैं कह दूं 2 फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन रन पैरेलल टू द एफ एक्टिन। अरे हाँ कि ना? या मैं कहूं रन पैरेलल टू द एंटायर लेंथ ऑफ एफ एक्टिन, तो भी बात क्या होगी? सही। चले भैया अपन आगे नेक्स्ट। हमने क्या देखा कि ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल में क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है वो प्रोटीन जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। बच्चे ट्रोपोनिन प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका फॉर्मेशन 3 सब यूनिट से हुआ। एक सब यूनिट को बोलते हैं टीपीटी। टीपीटी, टीपी मतलब ट्रोपोनिन और टी का मतलब ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। ट्रोपोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये किससे जुड़ती है? हमने बोला ये जाके जुड़ती है, वो जुड़ती है ट्रोपोमायोसिन से। किससे जाके जुड़ती है? ट्रोपोमायोसिन से। नेक्स्ट अगला है टीपीआई। टीपी का मतलब ट्रोपोनिन, आई का मतलब इनहिबिटरी साइट। इसको इनहिबिटरी क्यों बोला? क्योंकि यही वो साइट थी जो कि एफ फिलामेंट या एक्टिन पर प्रेजेंट होती है। एक मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या प्रेजेंट होती है एक्टिन पे? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये एग्जैक्टली में मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करने का काम करती है, ताकि एक्टिन से मायोसिन जुड़ नहीं पाए। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? टीपीआई। तीसरा मेरे पास है इसका टीपीसी। टीपीसी, टीपी का मतलब ट्रोपोनिन, सी का मतलब कैल्शियम। मतलब ये किसकी बाइंडिंग साइट है? ये कैल्शियम की बाइंडिंग साइट है। जब कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, दैट इज ट्रोपोनिन की टीपीसी साइट से जुड़ेगा, तो ये थिन फिलामेंट जो था इसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंज होगा, कॉन्फिगरेशन में चेंज होगा। और जब कॉन्फिगरेशन में चेंज होगा तो एक्टिन पे प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो होगी फ्री, वो होगी एक्सपोज, तभी मायोसिन यहां जाके जुड़ सकता है। ये किसकी स्ट्रक्चर थी? थिन फिलामेंट और एक्टिन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर थी। सवाल था सर मायोसिन कैसी दिखाई देगी? बड़े ध्यान से देखना। हम स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन और थिक फिलामेंट कर रहे हैं बेटा। जैसे एक्टिन एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन थी, दैट इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन थी, उसी तरह मायोसिन भी अपने पास एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। और ये किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर है अपने पास मीरोमायोसिन का।
किसका पॉलीमर है? मीरोमायोसिन का। लगभग 300 मीरोमायोसिन यूनिट जो थी वो मिलके फॉर्मेशन करती है एक मायोसिन का। किसका फॉर्मेशन करती है? एक मायोसिन का। इसलिए मायोसिन भी एक कैसी प्रोटीन है? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। अब मायोसिन जो थी वो किसके रिपीटेशन से बनी? मीरोमायोसिन से। मतलब उसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है? मीरोमायोसिन। हमने एक मीरोमायोसिन को बाहर निकाला और आपके सामने बनाया। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है, ये मायोसिन का डायग्राम नहीं है, ये मायोसिन की एक मोनोमर यूनिट दैट इज मीरोमायोसिन का डायग्राम है। और जब हमने एक मीरोमायोसिन को देखा तो मीरोमायोसिन के दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे। एक पार्ट को बोलते हैं HMM एंड दूसरे पार्ट को बोलते हैं LMM। HMM का मतलब हैवी मीरोमायोसिन एंड HMM का मतलब जो होता है वो होता है लाइट मीरोमायोसिन। अब सवाल था कि सर एक मीरोमायोसिन किससे बना? बेटा एक मीरोमायोसिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और दो पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकली बाउंडेड है। क्या है? हेलिकली बाउंडेड है या बाउंडेड है? ये हेलिकली ट्विस्टेड है और हेलिकली बाउंडेड है। मतलब ऐसा मान लो कि दो सांप ऐसे लिपटे हुए हैं और उनका जो आगे वाला पार्ट है, जो उनका मुंह वाला पार्ट है, वो क्या है? अलग। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। किसकी स्ट्रक्चर? एक मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर। मीरोमायोसिन का जो लाइट मीरोमायोसिन पार्ट है ये एग्जैक्टली मेरे पास है टेल पार्ट। कौन सा पार्ट है इसका? टेल पार्ट। ये ऊपर उठा हुआ छोटा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म। और ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्लोबुलर हेड। तो मैं ये कह दूं कि जब भी पूछे बताओ LMM किससे बनता है, आप कहोगे टेल से बनता है। जब भी कोई पूछे कि बताओ HMM किससे बनता है, हमने कहा HMM में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो ग्लोबुलर हेड और दूसरा शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म दोनों को मिला के एक दूसरा नाम भी हमने दिया, दैट इज क्रॉस आर्म। तो जब भी बोले क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ तो मैं कह दूं क्रॉस आर्म बराबर HMM, और उसका फॉर्मेशन दो चीजों से हुआ, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म से। अब हमने क्या देखा कि यहां पे अपने पास इसका हेड वाला पार्ट है। इस हेड वाले पार्ट पे आपको दो तो रेड कलर की साइट मैंने बना रखी है, वो थी जो किससे जाके जुड़ेगी? एक्टिन प्रोटीन से। दो ग्रीन कलर की साइट मैंने बना रखी है यहां पे, ये वो थी जहां पे क्या जुड़ेगा? ATP। तो मैं ये कह दूं कि एक मीरोमायोसिन पे, एक मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल पे दो तो एक्टिन बाइंडिंग साइट थी एंड दो ATP बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो जब भी पूछे ATP बाइंडिंग साइट एंड एक्टिव साइट दैट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट वो कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आप कहोगे वो HMM और क्रॉस आर्म पर प्रेजेंट होती है। और क्रॉस आर्म के भी कौन से भाग पर? ग्लोबुलर हेड पर। ठीक है जी। अब सवाल था सर ये स्ट्रक्चर होगी कंप्लीट, अब आप हमें बताइए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। बच्चे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हग्जली एंड हैंसन। हग्जली एंड हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो ये एक्सप्लेन करती है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या बताया कि जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट, दैट इज एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर। यही कौन कहती है? यही कहती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब सवाल था सर स्लाइड करेगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स आने चाहिए। हमने कहा भैया बिल्कुल आने चाहिए। कौन लेके आएगा? बेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स लेके आने का काम करती है, वो करती है मोटर न्यूरॉन। कौन करती है? मोटर न्यूरॉन। अब सवाल था सर एक टर्म हमने कहीं पढ़ी थी, हमने कहा क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था एक मोटर यूनिट। हमने एक टर्म पढ़ी थी मोटर यूनिट। तो अब बताओ एक मोटर यूनिट क्या होती है? बेटा एक मोटर यूनिट में एक मोटर नर्व, एक मोटर न्यूरॉन प्लस मैनी मसल फाइबर। इनसे मिलके बनती एक मोटर यूनिट। तो बड़ा फेमस सवाल है, पूछ के पूछा हुआ है कि एक मोटर यूनिट का फॉर्मेशन किससे हुआ? तो आपको एक मोटर न्यूरॉन तथा बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके हुआ। एक सवाल और पूछता है सर आप हमें ये बताइए ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट क्या होता है? बेटा मसल्स एंड न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और मैं कह दूं मोटर एंड प्लेट। चले जैसे दो न्यूरॉन के बीच बनता है जंक्शन उसे बोलते हैं साइनेप्स, ऐसे ही न्यूरॉन एंड मसल के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
सवाल था गुरुजी ठीक बात है, लेकिन एनसीईआरटी माता ने मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, तो क्या आप उस मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं? बिल्कुल, हम एनसीईआरटी माता से चिपक के बात करते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। बेटा हमने क्या पढ़ा कि मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन का इंपल्स कहां से आता है? सीएनएस से। कौन लेके आती? मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन उस इंपल्स को लेके आएगी। तो सबसे पहला यही काम था, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द मोटर सिग्नल फ्रॉम सीएनएस। सीएनएस से जो मोटर सिग्नल आया वो जैसे ही मोटर न्यूरॉन जो थी उनकी साइनेप्टिक नोब में पहुंचेगा, तुरंत के तुरंत वहां से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ? एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। कहां पे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर जो थे वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दैट इज सार्कोलेमा के ऊपर क्या होते हैं? प्रेजेंट। ये रिसेप्टर गया और कहां जाके जुड़ गया? ये सार्कोलेमा पे जुड़ गया। जो ही ये सार्कोलेमा पे जुड़ा, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। मतलब ये हुआ कि मसल फाइबर की सार्कोलेमा में अब एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। अब ये एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा से होता हुआ गया टी ट्यूब्यूल में। कहां गया? टी ट्यूब्यूल में। और याद करो मैंने बोला था टी ट्यूब्यूल जो है वो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल, और टी ट्यूब्यूल से होता हुआ कहां गया? सार्कोप्लाज्म में। जो ही सार्कोप्लाज्म में एक्शन पोटेंशियल पहुंचा, तुरंत के तुरंत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई एक्टिवेट और उन्होंने कैल्शियम आयंस को बाहर रिलीज करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने क्या काम किया? कैल्शियम आयन को बाहर रिलीज करवा दिया। जो ही कैल्शियम आयन बाहर हुए तो याद करो मैंने क्या कहा था कि ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन मिलके क्या काम कर रही थी? दोनों, ये दोनों की दोनों मिलके एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक ले रही थी, जिससे नॉर्मल केस में मायोसिन एक्टिन से जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जो ही ट्रोपोनिन की टीपीसी से कैल्शियम आयन जाके बाइंड हुआ, तुरंत के तुरंत एक्टिन कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ? चेंज। और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होते ही एक्टिन पे प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो गई? फ्री। अरे जो ही एक्टिन पे प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइड फ्री हुई, अनमास्क हुई, तो अनमास्क होते ही क्या हुआ? अनमास्क होते ही मायोसिन के हेड पे जो एटीपी था उस एटीपी का हुआ हाइड्रोलाइसिस। एटीपी का हुआ हाइड्रोलाइसिस। वो किस में बदला? वो एटीपी जो था वो एडीपी में बदला एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदला। एडीपी में बदला एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदला, और मायोसिन का हेड जाके एक्टिन पे प्रेजेंट साइट से जुड़ गया। एक्टिन पे प्रेजेंट साइट से जुड़ गया। अरे मायोसिन के हेड का एक्टिन से जुड़ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। मतलब क्रॉस ब्रिज का क्या हो गया? फॉर्मेशन। तो याद रखो वो कहेगा क्या? क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन में एटीपी खर्च हुआ। हाँ, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तभी क्रॉस ब्रिज बना। चले, तो अब क्रॉस ब्रिज तो बन गया, लेकिन अब मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो एक्टिन को मायोसिन के ऊपर क्या करना पड़ेगा? स्लाइड करना पड़ेगा। और मायोसिन अपनी जगह पे फिक्स रहती है और वो ऐसे पकड़ के खींचती है किसको? एक्टिन को। अरे खींचने के लिए पावर स्ट्रोक की जरूरत होगी। खींचने के लिए किसकी जरूरत होगी? पावर स्ट्रोक की। और पावर स्ट्रोक डेवलप करने के लिए जो मायोसिन के हेड पे एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है, मायोसिन का हेड उस एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने से बाहर रिलीज करता है। जो ही वो एडीपी एंड फॉस्फेट मायोसिन के हेड से हटेगा, मायोसिन के हेड का होगा रोटेशन, और हेड का रोटेशन होते ही हेड में जो रोटेशन हुआ उस रोटेशन को बोल दिया पावर स्ट्रोक, जिसकी वजह से अब रोटेशन होते ही क्या होगा? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर। सवाल था सर कौन सी तरफ? बेटा सार्कोमियर के सेंटर की तरफ। तो यही बात हमने लिख रखी है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, और इसी को बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। सर मसल में कॉन्ट्रैक्शन तो करवा दिया, अब क्या करवाएं? मसल में रिलैक्सेशन का कंसेप्ट भी एनसीईआरटी ने दे रखा है। चलिए उसको भी एक बार बात कर लेते हैं। सवाल था साहब मसल में रिलैक्सेशन कैसे हुआ? अरे मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोटर न्यूरॉन इंपल्स लेके आई थी। सबसे पहले हमारी मोटर न्यूरॉन ने जो कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स लेके आई थी वो क्या कर दिए? स्टॉप। मोटर न्यूरॉन ने कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स जो लेके आई थी वो क्या कर दी बेटा? मोटर न्यूरॉन ने कॉन्ट्रैक्शन के इंपल्स क्या कर दी? स्टॉप। अब क्या काम हुआ? अब आपको पता है जब तक टीपीसी से कैल्शियम जुड़ा रहेगा तब तक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी। तो अब अगला काम क्या था? अगला ये काम था कि टीपीसी जो थी उस टीपीसी से कैल्शियम को रिमूव करना है।
टीपीसी से कैल्शियम को क्या करना है, रिमूव करना है, और उन कैल्शियम को वापस किसके अंदर डालना है, वो वापस डालना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और हमने बोला काम भी यही हुआ, टीपीसी से कैल्शियम हटा और कैल्शियम धीरे धीरे वापस कहां गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस कैल्शियम आयन डालने के लिए हमें कैल्शियम पंप स्टार्ट करना पड़ा, और उस कैल्शियम पंप में एटीपी क्या होते हैं, खर्च, मतलब एटीपी खर्च हुए, तब जाके हमारे कैल्शियम आयन दोबारा से कहां गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गए। अरे जब टीपीसी से कैल्शियम हटा तो दोबारा से एक्टिन प्रोटीन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उसको ढक लिया। किसने ढक लिया, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ने ढक लिया। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ने दोबारा से उस साइट को क्या कर लिया, ढक लिया। पहली बात, जब उस साइट को दोबारा से ढकने का काम शुरू हो गया, लेकिन साइट को ढक तो तब पाएगी ना जब मायोसिन का हेड वहां से अलग हो। बोलो हाँ, तो हमें मायोसिन का हेड क्या करना पड़ेगा, वहां से अलग। हमने मायोसिन से कहा कि एक्टिन से अपने हेड को अलग कर, बोले अलग तो करूंगी साहब, लेकिन मैंने एटीपी खर्च करा था क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। अगर क्रॉस ब्रिज तोड़ना है तो जो मेरा खर्चा हुआ, जो एटीपी मैंने खर्च किया, वो एटीपी दोबारा से मेरे लगा दो। हमने कहा भाई ठीक बात है। तो जो ही मायोसिन के हेड पे हमने एक न्यू एटीपी ऐड किया, तुरंत के तुरंत मायोसिन का हेड एक्टिन से क्या हो गया, अलग, मतलब क्रॉस ब्रिज टूट गया। क्रॉस ब्रिज टूट गया कैल्शियम आयन हटने की वजह से। अब ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन दोबारा से एक्टिन प्रोटीन की मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक लेगी, और ये काम होते ही जो थिक एंड थिन फिलामेंट थे वो दोबारा अपनी पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे। इसे ही बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ मसल, मतलब पहले वाले का उल्टा काम तुम्हें यहां कराना है, दिमाग लगाना नहीं है। और तुम्हें है भी नहीं, है ना, एक तो जिसके पास खूब सारा हो वो लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो है भी नहीं तो लगाना भी नहीं है। चले, अब सवाल था गुरुजी एग्जाम में क्या पूछेगा। भैया एग्जाम में तो पूछ पूछ के पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, वो कहेगा कि जब एक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या क्या चेंज आते हैं। बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले पूछेगा साइज ऑफ सार्कोमियर और डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा भैया मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे तो घटती है। वो पूछेगा बताओ लेंथ ऑफ एच जोन पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये तो घटती है। वो कहेगा लेंथ ऑफ आई बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा आई बैंड की लेंथ भी घटेगी। वो पूछेगा लेंथ ऑफ ए बैंड पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा नो चेंज, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। वो कहेगा लेंथ ऑफ एक्टिन एंड लेंथ ऑफ मायोसिन पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा इनमें भी नो चेंज, इनमें भी नो चेंज। वो कहेगा डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन एंड एम लाइन, जेड लाइन एंड एम लाइन की डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा घटेगी। वो कहेगा गुरुजी बहुत घटा ली, क्या कोई चीज ऐसी भी जो बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ बढ़ेगी भी। क्या बढ़ेगा, थिकनेस ऑफ मसल फाइबर जो थी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेटा यहीं से सवाल आता है घूम फिर के, ये डेटा आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है। ठीक है जी, अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगला था सर मसल फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। बेटा हमारी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से बात करी है। मसल फाइबर दो टाइप के हैं, एक रेड मसल फाइबर और दूसरा व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर रेड कलर के इसलिए है क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि रेड कलर का पिगमेंट था, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में था, हाई अमाउंट में था, इसलिए कैसे थे रेड। व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन का अमाउंट बहुत बहुत कम और ना के बराबर होता है, इसलिए वो कैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट दिखाई देते हैं। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज्यादा, ब्लड सप्लाई भी ज्यादा, और रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक। लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन जैसा हमने बताया क्या था, कम, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होते हैं, बहुत बहुत कम, ब्लड सप्लाई भी क्या होती है, बहुत बहुत कम, और इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अरे जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कभी भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब लैक्टिक एसिड बन ही नहीं रहा तो मसल में थकान भी नहीं होगी। तो हमने बोला रेड मसल फाइबर में नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, तो हमने बोल दिया नो टायर्डनेस, नो टायर्डनेस। जब भी पूछे व्हाइट मसल फाइबर में, हमने कहा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो थकान भी होगी। अब खास बात थी, ये रेड मसल फाइबर है, इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या कम होती है, कम होती है। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या कम तो उन्हीं के अंदर तो कैल्शियम आयन थे स्टोर, तो कैल्शियम आयन भी क्या होंगे, कम। अरे जब कम कैल्शियम आयन होंगे तो मसल धीरे धीरे काम करेगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करेगी।
धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पीरियड बढ़ गया। लेकिन यहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या थी बहुत ज्यादा, तो कैल्शियम आयन थे बहुत ज्यादा, तो मसल जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगी, मतलब थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन करेगी। अब हमें अगर बहुत लंबे टाइम तक काम करना होगा बिना थकान के, तो कौन से मसल फाइबर काम करेंगे? रेड मसल फाइबर। अगर हमें थोड़े से टाइम में बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा तो कौन से मसल फाइबर काम करेंगे? व्हाइट मसल फाइबर। और इनके दो बड़े फेमस एग्जांपल दिए। बोला कि जब कोई पक्षी बहुत लंबी दूरी पर एक लॉन्ग फ्लाइट करता है तो उसकी लॉन्ग फ्लाइटिंग मसल जो होती है उसमें कौन से मसल फाइबर? रेड मसल फाइबर। लेकिन जब कम दूरी तक बहुत तेजी से उसे दौड़ना होता है, दैट इज शॉर्ट फ्लाइटिंग मसल जो होती है, उनमें कौन से मसल फाइबर होते हैं? तो बोला उनमें होते हैं व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है जी। तो यहां पे जाके हमने बच्चे आप लोगों के सामने मसल्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसी चैप्टर के दूसरे पोर्शन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम था स्केलेटन सिस्टम, मतलब अब तोड़ने वाले दोस्त तुम्हारी हड्डियां। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, आपको पता है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को देखें तो उसका स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसमें 206 तो हड्डियां होती है और कुछ कार्टिलेजेस होती है। अब इस पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरे को बोल दिया अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होता है बेटा, वो होते हैं 80, और अपेंडिकुलर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होता है वो होता है 126। सवाल था सर क्या 80 बोन काउंट करवा सकते हैं? हाँ जी करवा सकते हैं। स्कल वाला पार्ट मतलब इस मुंडी को काट के अलग कर दोगे और फिर काउंट करोगे तो उसमें 29 बोन है। अभी ध्यान रखना एनसीईआरटी ने कह रखा है स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। मैं उस कंसेप्ट पे 1 मिनट में आता हूं। अभी पूछे कि यहां से मेरी मुंडी काटी या तुम अपनी काट लो और चेक करके देखोगे तो कितनी बोन है? 29 बोन है। चले उसके बाद स्टर्नम बिल्कुल वेंट्रल सरफेस पे ये प्रेजेंट। स्टर्नम कितना है? 1। ये हमारी रिब्स कितनी है? 12 पेयर्स, दैट इज 24। हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्री कितनी? एडल्ट पर्सन में वर्टिब्री जो होती है वो होती है 26। टोटल जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 80, है ना। अब वो पूछेगा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स कौन सी काउंट कराओ। बेटा एक हाथ में बोन कितनी? 30, दूसरे हाथ में कितनी? 30, तो दोनों हाथों में कितनी? 60, तो 4 लिम्ब में कितनी? 60। एक पैर में हड्डियां कितनी? 30, दूसरे में कितनी? 30, तो दोनों टंगिया में हड्डियां कितनी? 30 + 30 60। चले भैया, अब आपको पता है ये हाथ है, ये हमारे शोल्डर वाले पॉइंट में फिक्स, पार्ट में फिक्स है। बेटा ये शोल्डर वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं अपन पेक्टोरियल ग्रिडल। पेक्टोरियल ग्रिडल, ये एक शोल्डर पेक्टोरियल ग्रिडल का ये आधा पार्ट, दूसरा शोल्डर पेक्टोरियल ग्रिडल का ये आधा पार्ट। एक शोल्डर में कितनी हड्डी? 2, दूसरे शोल्डर में कितनी हड्डी? 2, तो मैं कह दूं कि पेक्टोरियल ग्रिडल में 2 + 2 टोटल हड्डी कितनी हुई? 4। अरे हाँ कि ना। ये वाला पार्ट है जहां पे पैर की फीमर फिक्स है, दैट इज अपना हिप्स वाला पार्ट। अरे एक हिप का फॉर्मेशन एक हड्डी से होता है जिसको बोलते हैं कोक्सल बोन, तो दूसरे हिप का दूसरी, तो एक कोक्सल बोन एक हिप में, दूसरे हिप में एक कोक्सल बोन, तो 1 + 1, तो टोटल पूरे के पूरे पेल्विक गिर्डल में कितनी हड्डियां? हमने बोला 2, और वैल्यू टोटल कितनी हो गई इनकी? 126। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और एक्सियल में भी किसके बारे में? खोपड़ी के बारे में, दैट इज इस मुंडी के बारे में, स्कल के बारे में। हमने बोला स्कल में कितनी बोन है? बोला 29 बोन है। अब कहानी सुनाता हूं मैं एनसीईआरटी वाली। बेटा 29 बोन स्कल को काट के देखोगे तो है, लेकिन वो 29 की 29 बोन स्कल के फॉर्मेशन में, उसका फ्रेमवर्क बनाने में रोल प्ले नहीं करती। कुछ तो ऐसी है जिसका स्कल के बनाने में कोई रोल प्ले नहीं, ऐसे ही पड़ी अंदर। अरे हाँ की ना, ऐसे ही अंदर पड़ी है। जैसे कोई कोरोना के टाइम में कोई जबरदस्ती का मेहमान आके पड़ गया जिसका घर के मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल वो ऐसे ही पड़ी है। ठीक है, तो अब सवाल था कि सर स्कल को बनाती कौन सी है? बेटा स्कल को बनाने वाली बोन जो है वो क्रेनियल बोन तो है 8, एंड फेशियल जो चेहरे का फॉर्मेशन करने वाली 14। ये अपने पास टोटल मिला के है 22 बोन्स। ये 22 बोन्स किसका फॉर्मेशन करती है? हमने बोला दे फॉर्म स्कल। ये स्कल का फॉर्मेशन करती कौन सी? क्रेनियल बोन तो 8 एंड फेशियल बोन 14, ये स्कल का फॉर्मेशन करती है। और आपको बता दूं ये क्रेनियल बोन 8 बनाती है क्रेनियम बॉक्स, जिसके अंदर है हमारा ब्रेन। तो मैं कह दूं क्रेनियल बोन से जो बना क्रेनियल बॉक्स, वो क्रेनियल बॉक्स क्या काम करता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये फेशियल बोन बनाती है हमारा फेस, और फेस कहां है? हमने बोला इस मुंडी का, इस स्कल का फ्रंटल पार्ट जो है वो अपने पास है फेस, जो किससे बना है? फेशियल बोन से, और कितनी होती है? 14।
अब अगर मुंडी को काट के देखोगे तो उनमें इन 22 बोन्स के अलावा भी ये 7 बोन्स है। कितनी बोन्स है? 7 बोन्स। इन 7 बोन्स में हम देखें तो अपने पास एक कान में कितनी? 3 ईयर ओसिकल, तो दोनों कानों में 3 + 3 6, और एक गले की हड्डी जिससे टंग जुड़ी हुई थी, थ्रोट बोन, दैट इज हायोड बोन, जो कि एक यू शेप्ड बोन है, जो कि बक्कल कैविटी की फ्लोर पर प्रेजेंट होती है, और शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी जो किसी भी दूसरी बोन से कनेक्टेड नहीं है, ये वही हायोड बोन है। चले, तो ये मेरे पास 7 बोन है। ये वो बोन थी जिनका स्कल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन स्कल में प्रेजेंट है, तो इन्हें बोलते हैं अपन एसोसिएटेड बोन्स। एसोसिएटेड बोन्स ऑफ स्कल। स्कल को बनाती नहीं है लेकिन स्कल में प्रेजेंट है। तो जब भी पूछे स्कल में टोटल कितनी बोन, तो आप कहोगे 29। अगर वो कहे स्कल इज मेड अप ऑफ कितनी बोन, तो आप कहोगे 22 बोन से। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है। अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? स्कल के बारे में। हमने बता दिया स्कल को कितनी बोन बनाती है। अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे ये बताते हैं कि अगर सर इस मुंडी को काट के देखें, बिल्कुल काट के देखें, तो हमारी स्कल किससे जुड़ी हुई है? बेटा हमारी स्कल यहां वर्टिब्रल कॉलम पे टिकी हुई है। किस पे टिकी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम पे। और हमारी वर्टिब्रल कॉलम की पहली वर्टिब्री, या मैं कहूं कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जिसका नाम है एटलस, उस एटलस पे क्या टिकी हुई है? स्कल। तो स्कल के वेट को कौन बियर कर रही है? आप कहोगे एटलस, दैट इज फर्स्ट वर्टिब्री कर रही है। और अगर हमारे स्कल को देखें तो ये स्कल है, इस स्कल पे ऐसे 2 कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोजेक्शन होते हैं स्कल का फॉर्मेशन करने वाली एक बोन जिसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन पे 2 प्रोजेक्शन है, और इन 2 प्रोजेक्शन के थ्रू स्कल किससे जुड़ी हुई है? एटलस से जुड़ी हुई है। तो ऐसा स्कल जिसमें कितने प्रोजेक्शन? 2 प्रोजेक्शन, उसे बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। तो हमारा स्कल कैसा? डाइकोंडाइलिक। ध्यान रखना, एनिमल किंगडम में मैमल्स एंड एम्फीबियंस का ही स्कल डाइकोंडाइलिक होता है, बाकी सबका कितना? मोनोकोंडाइलिक। तो डाइकोंडाइलिक स्कल क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स के थ्रू स्कल किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज एटलस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा स्कल कैसा? डाइकोंडाइलिक स्कल। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था सर, अगली स्ट्रक्चर थी वो थी स्टर्नम। बेटा स्टर्नम जो है ये बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे यहां पे प्रेजेंट, ये बिल्कुल थोरैक्स के मिडिल में प्रेजेंट एक फ्लैट बोन है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इस स्टर्नम के टोटल मिला के 3 पार्ट है। पहला पार्ट जिसको अपने बोल दिया मेनोब्रियम, दूसरा पार्ट जिसको हमने बोल दिया बॉडी, एंड तीसरा पार्ट जिसको मैंने बोल दिया जिफॉइड प्रोसेस। इस मेनोब्रियम वाले पार्ट पे अगर आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो इस रेड कलर वाले को मैंने बोल रखा है क्लेविकल नोच। क्या बोल रखा है? क्लेविकल नोच। एग्जैक्टली ये वो गड्ढा है जहां पे हमारी कॉलर बोन क्लेविकल बोन आके फिक्स होती है या फिट होती है। तो मैं ये कह दूं कि क्लेविकल नोच क्या है, तो मैं कह दूं ये क्लेविकल बोन की बाइंडिंग साइट है, जो कहां पे प्रेजेंट है? मेनोब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम में प्रेजेंट है। उसके अलावा ये ग्रीन कलर की जो डॉट बनाए, होता ये है बेटा कि हमारी जो रिब्स है वो डोर्सल सरफेस पे तो जुड़ती है वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल सरफेस से किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। तो सबसे पहली फर्स्ट पेयर रिब्स कहां जुड़ती है? स्टर्नम के मेनोब्रियम पार्ट पे जुड़ती है। सेकंड पेयर, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 2 to 7 पेयर ऑफ रिब कहां जुड़ती है? स्टर्नम के लॉन्गेस्ट पार्ट दैट इज बॉडी पार्ट से जुड़ती है। ध्यान रखना, स्टर्नम का थर्ड पार्ट जिसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, वहां पे कोई भी रिब्स आके नहीं जुड़ती। एग्जैक्टली में यहां पे तो कुछ मसल्स आके जुड़ती है, इसलिए मसल्स की अटैचमेंट साइट है कौन सा? जिफॉइड प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अगली अपने पास है रिब्स। बच्चे रिब्स जो होती है हमने बोला टोटल कितनी होती है? 24, दैट इज 12 पेयर्स, दैट इज 12 पेयर्स। मैंने बोला रिब्स जो थी वो डोर्सल सरफेस पे किससे जुड़ी हुई? वर्टेब्रल कॉलम की थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी हुई। वेंट्रल सरफेस पे किससे जुड़ी हुई? स्टर्नम से जुड़ी हुई। बोलो हाँ कि ना? अब बड़े ध्यान से देखना, हमने रिब्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया ट्रू रिब्स, दूसरी को बोल दिया फॉल्स रिब्स, एंड तीसरी को बोल दिया फ्लोटिंग रिब्स। बेटा फर्स्ट से लेके 7th पेयर तक रिब्स जो होती है वो डोर्सल सरफेस पे तो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती है, एंड वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से। पहली वाली स्टर्नम के मेनोब्रियम वाले पार्ट से, एंड 2 से लेके 7वीं तक
स्टर्नम के बॉडी पार्ट से जुड़ी होती है, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे वो डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं होती, एग्जैक्टली में वो जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, और इस हाइलिन कार्टिलेज को ही हम बोलते हैं कॉल्ड एज कोस्टल कार्टिलेज। तो बड़ा फेमस सवाल है कि बताइए क्या वेंट्रल सरफेस पे रिब्स डायरेक्टली जाके स्टर्नम से जुड़ती है? हम कहेंगे रिब्स जुड़ती तो स्टर्नम से है, लेकिन किसके हेल्प से जुड़ती है? बाय द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है। चले, अपने पास 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 नंबर की जो रिब्स है इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। होता यह है कि ये रिब्स डोर्सल सरफेस पे तो किससे जुड़ी है? वर्टेब्रल कॉलम की थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी है, लेकिन वेंट्रल सरफेस पे ये जो रिब्स है ये इस स्ट्रक्चर से जुड़ी है। ये मेरे पास क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। किससे जुड़ी है? हाइलिन कार्टिलेज से। ये भी हाइलिन कार्टिलेज थी, लेकिन ये हाइलिन कार्टिलेज रिब्स को किससे जोड़ रही थी? स्टर्नम से। लेकिन ये हाइलिन कार्टिलेज रिब्स को स्टर्नम से नहीं जोड़ रही, ये रिब्स को जोड़ रही है किससे? इस 7th नंबर की वर्टिब्री से। तो मैं ये कह दूं फॉल्स रिब्स वो रिब्स थी दैट इज 8, 9 एंड 10 पेयर ऑफ रिब्स थी जो कि डोर्सली तो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी हुई थी और वेंट्रली हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से सेवंथ रिब्स से जुड़ी हुई थी, उन्हें बोल दिया हमने फॉल्स रिब्स। तीसरी थी मेरे पास फ्लोटिंग रिब्स। अरे फ्लोटिंग रिब्स है 11th एंड 12th नंबर रिब्स। ये 11th एंड 12th नंबर रिब्स है, ये डोर्सल सरफेस पे तो वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ती है, लेकिन इनका वेंट्रल सरफेस पे किसी से भी जुड़ाव नहीं होता, किसी से भी नहीं जुड़ती, इसीलिए हमने इनको बोल दिया फ्लोटिंग रिब्स। तो मैं ये कह दूं कि 12 के 12 पेयर रिब्स डोर्सल सरफेस पे तो थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी है, लेकिन कुछ रिब्स ऐसी है जो वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब अपने पास आता है सर आप बात कर रहे थे वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। बिल्कुल, एक एडल्ट पर्सन की वर्टेब्रल कॉलम जो होती है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें टोटल वर्टिब्री कितनी है? 26। और ये रीढ़ की हड्डी बॉडी की डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? डोर्सल सरफेस पे। सवाल था सर इस वर्टेब्रल कॉलम का क्या काम था? बेटा ये वर्टेब्रल कॉलम पहला तो शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, दूसरा ये मसल्स को बाइंडिंग साइट अवेलेबल कराने का काम करती है, तीसरा ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करती है। सारे काम किसके थे? वर्टेब्रल कॉलम के थे। चले, अब इस वर्टेब्रल कॉलम में टोटल मिला के कितनी वर्टिब्री प्रेजेंट है? 26। वर्टेब्रल कॉलम की शुरुआत कहां से हुई? एट द बेस ऑफ स्कल से शुरुआत हुई, एंड देन इसने पूरे के पूरे थोरैक्स एंड एब्डोमेन का फ्रेमवर्क बनाया। किसने बनाया? वर्टेब्रल कॉलम ने। अब हमने बोला सर वर्टेब्रल कॉलम नेक से, थोरैक्स से, एब्डोमेन वाले पार्ट से होती हुई नीचे की साइड गई, टेल तक फैली बिल्कुल। तो अब बताओ ना कौन से पार्ट में कितनी वर्टिब्री प्रेजेंट है? चलिए हम बात करते हैं यहीं से। बच्चे जब नंबर ऑफ वर्टिब्री के बारे में पूछे तो हमने कहा कि सबसे पहले नेक पार्ट में सर्विक्स वाले पार्ट में नंबर ऑफ वर्टिब्री है वो है 7। नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है? 7। थोरैक्स वाले पार्ट में नंबर ऑफ वर्टिब्री है वो कितनी है? 12। लंबर वाले पार्ट में एडल्ट पर्सन में देखोगे तो नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है? 5। अगर सैक्रम में देखोगे तो नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है? 1। अगर कोकिक्स में देखोगे तो इसमें भी नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है? 1। याद रखना ये सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है ये अपने पास होती है स्मॉलेस्ट। जब भी कहे सबसे छोटी वर्टिब्री कौन सी है, आप कहोगे सर्वाइकल वर्टिब्री। और ध्यान रखना मोस्टली मैमल्स की नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है, और 7 सर्वाइकल वर्टिब्री का पाया जाना एक मैमेलियन करैक्टर है। क्या है? एक मैमेलियन करैक्टर है। वो पूछेगा सर बताओ सबसे स्मॉलेस्ट वर्टिब्री, तो आपने बोला सर्वाइकल वर्टिब्री है। अगर सबसे कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्री, तो ध्यान रखना अपने से जब भी कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्री कौन सी, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्री कौन सी है? लंबर वर्टिब्री, जिनके नंबर कितने हैं? 5। चले, सैक्रम वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये सैक्रम वाला पार्ट फीमेल में ज्यादा ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू मेल, एंड कोकिक्स दैट इज कोडल पार्ट और टेल पार्ट, टेल वाला जो पार्ट होता है ये ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल होता है। चलो मैं आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
अगला मेरे पास स्केलेटन सिस्टम का पार्ट था, वो था अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें कितनी बोन थी? 126 बोन थी। सबसे पहले हमने उसके बारे में बात किया फोर लिम्ब। हमने बोला एक हाथ में कितनी? 30, तो दोनों हाथों में कितनी हुई? 60। सवाल था सर एक हाथ उखाड़े और स्टडी करें। यस, सबसे पहली बोन आर्म वाली बोन, दैट इज ह्यूमरस बोन, ये वाली रेडियस अल्ना बोन, उसके बाद रिस्ट वाली कार्पल्स, उसके बाद पाम वाली मेटाकार्पल्स, और उसके बाद फिंगर के डिजिट्स दैट इज फैलिंजेज। और फैलिंजियल फॉर्मूला क्या है? थंब में 2, पहली फिंगर में 3, दूसरी में 3, तीसरी में 3, और सबसे छोटी सबसे छोटी में भी 3। तो ये टोटल मिला कितनी हुई? 14। आप इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी आएगी? 30। सवाल था गुरुजी एक एक करके थोड़ा सा बताओ ना। बिल्कुल सुनिए भाई साहब, हमने ये एनसीईआरटी माता का ही एक छोटा सा पोर्शन लिया और इसी के बेसिस पे मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला आर्म की सबसे पहली बोन, जिसको आर्म बोन बोला अपने, ये मेरे पास है ह्यूमरस। ये ह्यूमरस जो है ये इसी को बोलते हैं आर्म बोन, और फोर लिम्ब की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है। हमने बोला ये अपने पास क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ फोर लिम्ब। बेटा याद रखना, मैंने बॉडी नहीं बोला, मैंने बोला फोर लिम्ब। हमारे शरीर की सबसे बड़ी सबसे मजबूत तो फीमर है, लेकिन मैंने बोला फोर लिम्ब की कौन सी है? ह्यूमरस। नीचे की साइड आप आओगे तो बोन आपको दिखाई देगी 2। एक बोन का नाम अपने पास है रेडियस एंड दूसरी का नाम है अल्ना। एक का नाम है रेडियस और दूसरी का नाम है अल्ना। याद रखना रेडियस वाली जो बोन है ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है, इधर वाली बोन है ये मेरे पास लेटरल बोन है, कौन सी? रेडियस। और अल्ना है ये मेडियन बोन है। मैंने बोला ये कौन सी है? हमने बोला लेटरल। ये मेरे पास है लेटरल बोन, जबकि अल्ना जो है ये मेरे पास है, ये मेरे पास है मेडियन बोन। बच्चे रेडियस जो होती है ये शॉर्ट बोन है, अल्ना जो है लॉन्ग बोन है। अल्ना जब हम हाथ को ऐसे घुमाते हैं तो अल्ना तो अपनी जगह पे फिक्स होती है, और ये जो रोटेट हो रही है, जो मूवमेंट कर रही है, वो कौन सी कर रही है? रेडियस। अब सवाल था सर ये वाला जॉइंट कौन सा है? रेडियस अल्ना एंड ह्यूमरस के बीच ये जॉइंट कौन सा है? बड़े ध्यान से देखिएगा यार, यहां पे जॉइंट के बारे में बात करते हैं हम तब भी तो एक सवाल आया कि ये वाली कौन सी बोन है? हमने कहा ये वाली ह्यूमरस है। इधर वाली ये कौन सी है? हमने बोला यू फॉर अल्ना। इधर वाली कौन सी है? आर फॉर रेडियस। तो कहने का मतलब ये तीनों की तीनों बोन मिलके ये जो जॉइंट बना रही है, ये जो रीजन बना रही है, क्या है? हमने कहा यही तो मेरे पास है एल्बो। ये कौन सा पार्ट है? एल्बो। तो जब भी बोले कि एल्बो को बनाने में कौन कौन सी बोन कंट्रीब्यूट करती है, आप कहोगे कि 3 बोन कंट्रीब्यूट करती है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। जब भी पूछे एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट कौन सा, तो आप कहोगे हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट कौन सा? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इधर मेरे पास आगे बात करके चले तो आगे वाली मेरे पास है, इसको अपने बोल दिया कार्पल्स। बेटे ये कार्पल्स जो है यही रिस्ट का फॉर्मेशन करती है। कार्पल्स किसका फॉर्मेशन करती है? रिस्ट का। और ये कार्पल के नंबर टोटल कितने थे बताए अपने? 8। सबसे बड़ी कार्पल जो है उसको बोलते हैं कैपिटेट। क्या बोलते हैं? कैपिटेट। और आपने टिश्यू में पढ़ा भी होगा कि एक पीसी फॉर्म कार्पल होती है जो कि एक सेस्मोइड बोन है जिसका फॉर्मेशन टेंडन से होता है। नेक्स्ट मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के नंबर 5 किसका फॉर्मेशन कर रही है? पाम का। और फैलिंजेज दैट इज डिजिट्स जिनके नंबर होते हैं 14। ये बात हमने किसके बारे में बात कर ली? ये हमने फोर लिम्ब के बारे में बात कर ली। हम बात शुरू करते हैं आपसे, वो बात करते हैं हाइंड लिम्ब के बारे में। बेटा एक हाइंड लिम्ब में कितनी बोन है? एक पैर में कितनी बोन? 30। तो दोनों पैर में मिला के 30 + 30 बराबर 60। अब जब भी पूछे कि एक हाइंड लिम्ब में सबसे पहली बोन थाई बोन दैट इज फीमर, उसके नीचे टिबिया एंड फिबुला, उसके ऊपर ये जो थी नी कैप दैट इज पटेला, उसके नीचे टार्सल्स जिसको बोलते हैं एंकल बोन, उसके नीचे मेटाटार्सल्स जिसको बोलते हैं सोल बोन, और सबसे लास्ट में फैलिंजेस कितनी है? 14। और फॉर्मूला वही, थंब में 2, फर्स्ट फिंगर में 3, सेकंड फिंगर में 3, थर्ड फिंगर में 3 एंड छोटी सबसे छोटी फिंगर में भी 3। चलिए अपन क्या काम करते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम लेते हैं और इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं। हमने बोला यहां पे सबसे पहली जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है फीमर बोन, और इसी को अपन बोलते हैं थाई बोन। इसी को बोलते हैं अपन थाई बोन। बेटा ये जो फीमर है ये हमारे शरीर की लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन है। कौन सी बोन है? फीमर।
नीचे वाली बोन में बात करके चले हम तो इधर वाली ये वाली बोन ये मेरे पास है T4 टिबिया। इधर वाली में बात करके चले तो ये वाली बोन ये F4 है फिबुला। ये F4 क्या है? फिबुला। इधर वाली टिबिया और इधर वाली फिबुला। ध्यान रखना ये फिबुला बोन जो है ये लैटरल बोन है, जबकि टिबिया बोन है वो टिबिया बोन एक मेडियन बोन है। फिबुला जो है वो शॉर्ट बोन है, टिबिया जो है वो लॉन्ग बोन है। और टिबिया जो है ये तो मेरे पास होती है स्ट्रॉन्ग, जबकि फिबुला जो मेरे पास होती है वो कैसी होती है बेटा? वो मेरे पास होती है वीक। अब सवाल था सर ये कौन सी बोन थी? बेटा ये जो आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, ये मेरे पास है पटेला। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि पटेला एक ट्राइएंगुलर कप लाइक बोन है जो कहां प्रेजेंट होती है? जो नी की वेंट्रल सरफेस को कवर करने का काम करती है। कौन सी बोन? पटेला। और याद रखना पटेला भी एक सेसमोइड बोन है। मैं कहूं शरीर की लार्जेस्ट सेसमोइड बोन कौन सी है? पटेला। इसका फॉर्मेशन भी किससे हुआ? टेंडन से हुआ। सवाल था सर ये नी को बना रही, कौन बना रही है? नी को कवर कर रही है कौन? पटेला। तो अब बताओ ना नी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बड़े ध्यान से देखो, जब भी कोई नी के बारे में बात करके चले तो ये मेरे पास रही, वो रही बच्चा फीमर, ये रही P4 पटेला और ये रही T4 टिबिया। ये तीन बोन मिलके किसका फॉर्मेशन कर रही है? मैंने कहा तीन बोन मिलके ये जो फॉर्मेशन कर रही है ये फॉर्मेशन कर रही है नी का। किसका फॉर्मेशन कर रही है? नी का। तो जब भी बोले नी कितनी बोन से बना, आप कहोगे 3 बोन से, वो कहेगा एल्बो कितनी से बना? 3 बोन से। लेकिन नी के फॉर्मेशन में फिबुला पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जब भी कोई पूछे क्या नी के फॉर्मेशन में फिबुला पार्टिसिपेट करती है, आप कहोगे नहीं, नी के फॉर्मेशन में फिबुला कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती। वो बनता है फीमर, पटेला एंड टिबिया से। और जब भी कोई पूछे नी जॉइंट, जब भी कोई पूछे नी जॉइंट तो ध्यान रखना नी का जॉइंट भी कौन सा जॉइंट है बच्चे? ये भी अपने पास है हिंज जॉइंट। नी का जॉइंट भी कौन सा है? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट अगली मेरे पास आती है, वो आती है बेटा टार्सल्स। अगली जो मेरे पास आ रही है वो कौन सी आ रही है? टार्सल्स। हमने बोले टार्सल्स वो थी जो एंकल का फॉर्मेशन करे, और टार्सल के नंबर कितने थे? 7। ये टार्सल जो होती है इनमें सबसे बड़ी टार्सल जो होती है वो होती है कैल्केनियम। कैल्केनियम सबसे बड़ी टार्सल है। उसके बाद आती है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स के नंबर होते हैं 5। ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये सोल का फॉर्मेशन करती है। देन अपने पास है फैलेंजेस जो कितनी थी? जो अपने पास थी 14। चले जी आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं पेक्टोरियल गिर्डल के बारे में। मैंने बोला पेक्टोरियल गिर्डल जो था ये था शोल्डर वाला पार्ट। अरे हाँ कि ना, दोनों शोल्डर को मिला के बोलते हैं पेक्टोरियल गिर्डल। तो मैं कहूं एक शोल्डर पेक्टोरियल गिर्डल का हाफ पार्ट। तो हाफ पार्ट ऑफ पेक्टोरियल गिर्डल में कितनी बोन? 2। 2 इधर और 2 इधर। बोलो हाँ कि ना। तो ध्यान रखना सवाल पूछेगा पेक्टोरियल गिर्डल क्या काम करता है, तो मैं कह दूं कि ये अपर लिंब दैट इज हाथों को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। और हाफ पार्ट ऑफ पेक्टोरियल गिर्डल मतलब एक शोल्डर में कितनी बोन? 2 बोन। कौन कौन सी बोन? एक बोन का नाम है बेटा स्कैपुला बोन, एक बोन का नाम है स्कैपुला बोन एंड दूसरी बोन का नाम है क्लेविकल बोन। दूसरी बोन का नाम है क्लेविकल बोन और कोलर बोन। मैं आपको बता दूं स्कैपुला बोन एक अपने पास लार्ज फ्लैट ट्राइएंगुलर बोन है जो कि डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जो कि डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। हमने क्या देखा कि इस स्कैपुला बोन की भी डोर्सल सरफेस पर एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, और वो जो प्रोजेक्शन होता है उसे बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो जब भी पूछे स्पाइनस प्रोसेस जो है वो स्कैपुला बोन की कौन सी सरफेस पे होता है, आप कहोगे डोर्सल सरफेस पे होता है। हमने क्या देखा कि एंटीरियर पार्ट में जाके ये स्पाइनस प्रोसेस जो है ये फॉर्मेशन करता है एक्रोमियन प्रोसेस का। किसका फॉर्मेशन करता है? इस ग्रीन कलर वाले एक्रोमियन प्रोसेस का। और इस एक्रोमियन प्रोसेस से ही आके जुड़ती है कौन सी? क्लेविकल बोन। कौन सी बोन? क्लेविकल बोन। तो जब भी मैं कह दूं क्लेविकल बोन जो थी वो कहां पे जुड़ती है? एक्रोमियन प्रोसेस पे। तो ये क्या है मेरे पास? हमने बोला ये अपने पास है क्लेविकल बाइंडिंग साइट। ये अपने पास है क्लेविकल बाइंडिंग साइट। वो कौन सा प्रोसेस है? एक्रोमियन प्रोसेस। इस एक्रोमियन प्रोसेस के साइड में ही आपको एक और प्रोसेस दिखाई दे रहा है जिसको हमने बोल दिया कोराकोइड प्रोसेस। बच्चे कोराकोइड प्रोसेस जो है इससे एग्जैक्टली में टेंडन की हेल्प से मसल जुड़ती है, या मैं कह दूं लिगामेंट्स आके जुड़ने का काम करते हैं। कौन से प्रोसेस से? कोराकोइड प्रोसेस से। चले हमने एक चीज और नोट की यार, ये स्कैपुला बोन जो थी इसी के अंदर एक कैविटी होती है, इसी के अंदर कैविटी होती है। रेड वाली कैविटी दिखाई दे रही है, उस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं?
गिलिनोइड कैविटी। एग्जैक्टली में हमारे शोल्डर की जो ये बोन, ये जो हमारे आर्म की बोन थी, दैट इज ह्यूमरस बोन। इस ह्यूमरस बोन का हेड जो था वो किस में फिट होता है? गिलिनोइड कैविटी में। दैट इज शोल्डर वाले पार्ट का ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट किसकी वजह से बना? जब ह्यूमरस का हेड आके गिलिनोइड कैविटी में फिट हुआ, और इस जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चले, दूसरी बोन जो थी मेरे पास थी वो क्लेविकल। क्लेविकल जो बोन मेरे पास है, ये क्लेविकल बोन भी अपने पास एक फ्लैट बोन है जिसके दो एंड है, या मैं कहूं इसके दो कर्वेचर हैं। एक एंड तो ये एंड किससे बाइंड होता है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से बाइंड्स टू एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। एंड दूसरा मेरे पास है ये वाला कर्वेचर, ये वाला एंड, ये किससे बाइंड होता है? याद करो, स्टर्नम के मेनोब्रियम में था क्लेविकल नोच, तो मैं कहा कि बाइंड्स टू स्टर्नम। कौन से पार्ट से? मेनोब्रियम पार्ट से। चलो मैं आगे, इस कॉलर बोन को ही, इस क्लेविकल को ही बोलते हैं कॉलर बोन, और इसे ही बोलते हैं ब्यूटी बोन। नेक्स्ट, अगला मेरे पास है पेल्विक गिर्डल। बेटा पेल्विक गिर्डल मतलब ये हिप्स वाला पार्ट, एक आधे पार्ट, पेल्विक गिर्डल के आधे पार्ट, दैट इज एक हिप में कितनी बोन? एक कोक्सल बोन, तो दोनों हिप्स में कितनी? 1 + 1 = 2। तो जब भी पूछे हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गिर्डल किससे बना? एक कोक्सल बोन से। दूसरा हाफ किससे बना? दूसरी कोक्सल बोन से। तो टोटल कितनी बोन? 1 + 1 = 2 बोन। अब हमने बोला कि एक हिप का फॉर्मेशन एक कोक्सल बोन से, दूसरे हिप का फॉर्मेशन दूसरी कोक्सल बोन से, और एक कोक्सल बोन जो थी वो एग्जैक्टली में 3 बोन्स के कंप्लीट फ्यूजन से बनी, दैट इज इलियम, प्यूबिस एंड इस्कियम। इन 3 बोन्स के कंप्लीट फ्यूजन से कौन सी बोन बनी? एक कोक्सल बोन का फॉर्मेशन हुआ। हमने देखा कि कोक्सल बोन जो थी ये सैक्रम पार्ट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, इलियोसैक्रल जॉइंट की हेल्प से। किससे जुड़ी हुई है? इलियोसैक्रल जॉइंट की हेल्प से जुड़ी हुई है। और दोनों कोक्सल बोन भी आपस में भी जुड़ी हुई है, किसकी हेल्प से? प्यूबिक सिम्फाइसिस की हेल्प से। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस दोनों कोक्सल बोन को आपस में जोड़ता है, वो जोड़ता है वेंट्रल सरफेस पे। और ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, क्योंकि किससे बना है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से बना है। अब हमने क्या देखा कि ये कोक्सल बोन जो थी, इन कोक्सल बोन में कैविटी है, और उस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम कैविटी। एग्जैक्टली में हमारी जो थाई बोन है, दैट इज फीमर है, उस फीमर का हेड इसी एसिटाबुलम कैविटी में फिट होता है। इसलिए हमारे हिप्स वाला जो जॉइंट है वो कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसे बना? जब फीमर का हेड एसिटाबुलम कैविटी में फिट हुआ। हमने एक चीज और देखी कि कोक्सल बोन का वो पार्ट जो इस्कियम बोन से बना है, वहां पे एक होल दिखाई दिया जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एग्जैक्टली ये वो होल था जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स थे प्रेजेंट। कौन से में? ऑर्बिट्यूरेटर फोरामेन में। चले भैया, सवाल था सर ये पेल्विक गिर्डल क्या काम करता है? अरे जैसे पेक्टोरियल गिर्डल फोर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ रहा था, इसी तरह ये पेल्विक गिर्डल भी हाइंड लिम्ब्स को, दैट इज लेग्स को, और लोअर लिम्ब्स को किससे जोड़ता है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। चले नेक्स्ट सवाल था जॉइंट्स। यार अगर हम चाहते हैं कि बोन्स में मूवमेंट हो, तो बोन्स में मूवमेंट करवाने के लिए, या मैं कहूं लोकोमोशन करवाने के लिए, बोन्स के बीच जॉइंट होने जरूरी है। बिना जॉइंट के लोकोमोशन नहीं हो सकती। अब जॉइंट हमने देखे हमारी बॉडी में 3 टाइप के थे। एक जॉइंट तो वो जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी उसको हमने बोल दिया फिक्स्ड जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, और सिन आर्थ्रोसिस, या इसी को बोलते हैं अपन फाइब्रस जॉइंट, या इसी को बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। तो जब भी कोई कहे फिक्स्ड जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या सिन आर्थ्रोसिस क्या है, आप कहोगे ऐसे जॉइंट जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 बोन्स आपस में जुड़ी है, वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई है, इसलिए वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती। और उसका सबसे फेमस एग्जांपल हमारे क्रेनियम बॉक्स की जो फ्लैट बोन्स थी, जो क्रेनियम बॉक्स का फॉर्मेशन करने वाली बोन्स थी, वो आपस में एक दूसरे से टाइटली जुड़ी है। किससे? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और उनके बीच का जो जॉइंट्स होता है उसे बोलते हैं सूचर्स, क्योंकि उन बोन्स के बीच का जॉइंट बिल्कुल सिलाई की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसको बोल दिया सूचर्स। नेक्स्ट दूसरा जॉइंट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट को बोलते हैं एम्फिऑर्थ्रोसिस,
और ये वो जॉइंट था जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बोलो तो लिटिल मूवमेंट, या मैं कह दूं स्लाइटली मूवेबल है। जैसे दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो इसी टाइप का जॉइंट है। और अभी हमने बात किया प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो दो कोक्सियल बोन को वेंट्रल सरफेस पे जोड़ता है, वो भी कैसा है अपने पास, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट साइनोवियल जॉइंट, जिसको अपन बोलते हैं डाईऑर्थ्रोसिस। डाईऑर्थ्रोसिस बेटा ये वो जॉइंट था जो हाईली मूवेबल है, जिसमें सिग्निफिकेंट मूवमेंट होती है, और मैं कहूं फ्रीली मूवमेंट है होती है। सवाल था सर क्यों? एग्जैक्टली में इस जॉइंट का एक सिग्निफिकेंट फीचर था, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, वो था कि जॉइंट के बीच में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है और उसमें भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड, इसलिए दो बोन्स जो थी वो फ्रीली मूवमेंट कर सकती है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे हमने बोला ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रिडल के बीच का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फीमर एंड पेल्विक ग्रिडल के बीच का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एल्बो वाला हिंज जॉइंट, नी वाला हिंज जॉइंट, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट, एंकिल जॉइंट, फैलेंजेस के बीच का जॉइंट, एंकिल वाला हिंज जॉइंट, ये सारे सारे क्या है, साइनोवियल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें केवल और केवल एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है, दैट इज हमारी कार्पल्स के बीच का, रिस्ट वाले में देख रहे कार्पल्स के बीच का जॉइंट, हमारे टार्सल्स के बीच का जॉइंट, वो कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। कोंडाइलोइड जॉइंट, अरे ऑक्सीपिटल कोंडाइलोपिस्कल एंड एटलस के बीच जो था वो मेरे पास कौन सा था, कोंडाइलोइड जॉइंट। सैडल जॉइंट, अरे याद रखो ये कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब की कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच का जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, सैडल जॉइंट। वो पूछेगा पाइवोट जॉइंट, हमने कहा हमारी एटलस वर्टिब्री एंड एक्सिस के बीच जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट। इसी तरह हमारी रेडियस एंड अल्ना के बीच का जो जॉइंट है वो भी कैसा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट, वो भी कैसा जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर जो था ये भी क्या हुआ, कंप्लीट, जिसमें हमने पूरे के पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी पॉसिबल चीजें थी उन सब को डिस्कस कर लिया है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और नीट को 4 डालें। थैंक यू वेरी मच।